इनका शुद्र राजनीतिक स्वार्थ होता है, वोटों की राजनीति। और जब तक वोटों की राजनीति चलेगी तब तक भारत एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। ये जातियों का अजायब घर है। यहाँ युगों युगों से अत्याचार समाज पे होते रहे हैं, होते रहेंगे। जब तक लोग भारतीय संविधान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन नहीं होगा, तब तक भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे, चमड़ी उखाड़ने की बात कर रहे हैं शाहरुख। साधु होना और दिखना बहुत अलग बात है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सरल व्याख्या करना चाहता हूँ साधु की। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। तो राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये बात बहुत ताकत से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं है। सबसे बड़ी है मानवता, जिस पे भारत के लोग काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस नाग कंपनी ने देश में जो वातावरण बनाया। नाग कंपनी है? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। नाग पैसा, हाँ पैसा गौतम का लगा हुआ है। उस मदारी की चंग पे ये सब नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सारा एस्टेब्लिशमेंट नाग कंपनी का, लिख लीजिए आप। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के दौरान मैंने ये नाम दिया था कि ये नाग कंपनी ही देश को इस दिशा में ले जा रही है। कह रहे जिहादी शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो। आप एक बार बताइए, जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको आप खड़ा कर दो, रात को 9 बजे लाखों लोग उनको देखने आएंगे। और देश के बड़े से बड़े नेता को खड़ा कर दो आप, रात को 9 बजे कोई नहीं आएगा उनको देखने। तो इसका मतलब नेताओं से ज़्यादा विश्वसनीयता किसकी है समाज में? आपने कहा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है जी, लेकिन कुछ फैसले भावनात्मक तौर पे लिया गया है। हुए ना, तो इसमें न्यायालय को भी तो मैं बराबर का दोषी मानता हूँ ना। मैंने तो कहा किसान आंदोलन के दौरान जब इसको सिस्टम से बाहर किया गया, न्यायालय को भारतीय संविधान से, तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहा? उसका अरविंद बोबड़े नाम था ना, बेवड़ा बोला उसको मैंने, कि मराठा में पीने वाले को क्या बोलते हैं? बेवड़ा। तो एक बेवड़ा है वो, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला। अगर मैं गलत होता मैं जेल में सड़ रहा होता, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में एसडीएम और डीसी को पावर दे करके कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से न्यायालय को हटा दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। अभी हमारे देश की जनता पेट से सोचती है, बीजेपी भूखा पेट है ना। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के आने से हिंदू मुस्लिम में दरार आ गई है, कितना सहमत है इस बात ये से? कोई बड़ा सवाल है आपका? कमाल है। बीजेपी का जन्म कहाँ से हुआ? क्योंकि बीजेपी तो सबका उसका साथ सबका विकास का नारा लेकर वो चल आप रही कह है। रहे हो ना, नहीं, वो नहीं, जनता नहीं कह वो रही। जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं उसके पीछे आईटी सेल कंपनी काम करती है। उनकी 12,000 लोग एक साथ बैठे हैं और रोज नए नए आइडियाज़ लाते हैं कि अब देश को नए तरीके से कैसे मूर्ख बनाना है। आप समझिए, मैं आप सोशल मीडिया के भाग्य को बधाई देना चाहता हूँ। नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उनके तलवे चाट रही है, और आप लोग अगर ईमानदारी से अच्छे कंटेंट समाज के सामने रखोगे, यकीन जानिए आप बहुत बड़े हो जाओगे आप, और वो अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएगी, उनका टीआरपी जाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। राजा सिंह विधायक हैं हैदराबाद से, कह रहे हैं शाहरुख खान को सबक सिखाएंगे। हाँ, ये फिल्म हिट नहीं होगी किसी भी हाल में, कुछ भी कर लें वो। ये सब, क्या नेता तय करेंगे ये फिल्मों सारे जितने बयान आप देश की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सब देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। भारत दुनिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर बात को गहराई से समझिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। 299 महापुरुषों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया, भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया। और अगर ये प्रयोगशाला सफल हो जाती है तो ये भी लिख लीजिए, धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, जो सारी दुनिया को खुशहाल वो कह रहे बनाएगा। जिहादियों को चने बिचवाएंगे शाहरुख खान से। फिर भाई आप बारी बार एक ही प्रश्न कर रहे हो। शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अक्षय कुमार जी हो, या ऋतिक रोशन हो, ये सब आर्टिस्ट है बेचारे, रियल लाइफ के लोग हैं। इनको आप पैसा दे के कहीं भी नचवा गवा लो, उनका बिजनेस है। अब ये बाबा का ढाबा है, आप जाओ खाना खाने, वो आपसे पूछेगा कौन हो आप?
तो वो बेचारे रियल लाइफ के लोग, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मैनेजर हैं, पैसा लगाने वाले जो काम कर रहे हैं, वो उनको नचवाते हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवा करके। वो कोई अपने मन की बात बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, जैसे हमारे नरेंद्र भाई करते हैं। नरेंद्र भाई भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको परेश रावल ने ट्रेनिंग दी है कि 2 हाथ इतने ऊपर करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतने ऊपर रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतना मुंह खोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए। ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है। कैमरा ही वो ताकत है। देखो, मैं अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। मान लो यहाँ पे 10-20 लोग हैं आप सोशल मीडिया के, राइट, लेकिन आपकी ताकत कितनी बड़ी है। अभी यहीं से जैसे आपने ये वीडियो जारी किया, इसकी तादाद मिलियंस में जाएगी, और नीचे जो व्यूअर्स आएंगे, आहा, और जो मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे सारे पापों का शरण रोज वो करते रहते हैं। सारे मेरी जितनी गंदगी मेरे मन में प्रकट होती है उस सबको वो धो देते हैं अपनी गाली गलौज से। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जो भी रिलीज़ करो उस पर खूब कमेंट लिखो, खूब मुझे गालियाँ दो। मैं साधु बना हूँ, मेरे लिए मान और अपमान दोनों बराबर है, सम पे हूँ मैं। आप माला पहनाओ फूलों की या जूतों की, मेरे लिए बराबर है। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हूँ एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ, समाज की बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए, बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना। सॉरी, पठान मूवी देखने जाएंगे आप? अरे मेरे को तो 10 साल हो गए टीवी देखे बेटा। मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैं समाज को पढ़ता हूँ, उस मूवी के पीछे के उस अंतर्भाव को पढ़ता हूँ कि वो मूवी संदेश क्या देना चाहती है। वो कमेंट्स तो मुझे मिल ही जाते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, क्या बिल्कुल। लगता है भारत जोड़ो यात्रा एक अभिनव प्रयोग है। अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस विचार को गहराई से सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो यकीन जानिए मेरे दिमाग में जहरीला वायरस है। मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। न मैं हिंदू बनूं, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। और ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से बिल्कुल नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान दुनिया का श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है, जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया। आज तक मेरे जीवन में एक उंगली उठा के कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में किसी से 1 रुपया मांगा। जो भी लोग प्यार से देते उससे मेरा जीवन चलता है। सीनियर सिटीजन हूँ, 65 साल पूरे कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों की तरह बच्चों के बीच काम करता हूँ, बंदियों के बीच काम करता हूँ। एक उम्मीद की किरण मेरे अंदर है, हृदय में, आत्मा में, कि एक दिन आएगा भारत दुनिया का खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा, और हम सब मिलकर शरीर के अंगों की तरह एक दूसरे की मदद करते हुए भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। बना सकते हैं। हाँ जी, जो मोदी जी ही बना सकते हैं। मोदी जी को तो बहुत बड़ा मौका मिला था 2013 में, लेकिन सारे मौके खो दिए उन्होंने। वो तो उस मतलब एक जो गंदी नाली के कीड़े का काम होता है ना, समाज के अंदर दूषित वातावरण बनाना, ऐसा दूषित वातावरण बना दिया है कि आने वाली नस्लों को उसकी पीड़ा भोगना पड़ेगी। लिख लीजिए आप। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है पेड़ को काटना, बहुत आसान है पेड़ को काटना, लेकिन एक बीज को पेड़ बनाने में अनगिनत वर्षों तपस्या करना पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, पठान के मुद्दे को जिस तरीके से तूल दी जा रही है, क्या आप मानते हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो हल्द्वानी का मामला हो या महिलाओं को लेकर जो मामले खड़े होते हैं, अंजलि केस आप देख लीजिए, तो आप ये मानते हैं कि इन मुख्य मुद्दों को अब छोड़कर इन्होंने पठान एक पर सामान्य व्यक्ति ने पता है आपसे क्या कहा? अरे भाई, आप मीडिया के लोगों, सोशल मीडिया के, आप ऐसे प्रश्न पूछो जिससे मुख्य बात उभर के आए। आपने जीवन के बुनियादी हकों पे कोई प्रश्न किया अभी तक? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे कि शिक्षा की क्या हालत है? इस जंतर मंतर पे शिक्षा की फीस घटाने के लिए बच्चे आंदोलन करते रहे। इस जंतर मंतर पे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 4 साल बैठे रहे। इस जंतर मंतर पे किसान बैठे रहे। देश में रोजगार की क्या स्थिति है? बेरोजगारी का आलम क्या है? इस नोटबंदी ने देश को क्या दिया? आपने ये प्रश्न पूछे? मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ। नोटबंदी के कारण देश रसातल में चला गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। 4 जजों ने फैसला दिया। एक जज ने क्या लिखा? एक महिला ने अपना विचार रखा ना। देखिए कॉलेजियम क्या कर रहा है, आप समझिए।
ओवर रूल करके कैसे यूयू ललित को कैसे बैठा दिया इन्होंने, रंजन गोगोई को कैसे राज्यसभा सदस्य बना दिया। अरे देश का प्रजातंत्र अंतिम सांसें गिन रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप समझिए, अगर आप ध्यान से सुनना चाहते हो तो ये देश 3 पिलर पे टिका है। आप सिर्फ है ना उसका एक वॉच मिरर हो आप, एक दर्पण से अधिक आपकी कोई भूमिका नहीं है। 3 पिलर हैं। कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं, सारी शक्ति संविधान ने आपके वोट में समाहित की है। व्यवस्थापिका, IAS IPS IRS ये मुखौटा होते हैं सरकार का। सरकार जो ऑर्डर करती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और न्यायपालिका इन दोनों पे निगाह रखती है। क्या ऐसा हो रहा है? ये तीनों पे सिस्टम पे मैं बोल रहा हूँ बार बार, नाग कंपनी का कब्जा हो चुका है। सारे लोग इनके बैठे सिस्टम के अंदर, आप कैसे बदलाव करोगे? अच्छी पोस्ट में अपने बंदे रख लिए। जब तक आप अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होंगे, सारी समस्याओं का एक ही हल है मेरे भाई बहनों, सोशल मीडिया के लोगों, सारी शक्ति आपके वोट से निकल रही है। ये शक्ति आप जगाओ समाज में कि आपके वोट में जनतंत्र की खुशहाली का द्वार खुला हुआ है। इसको खोलो, बंद मत करो। अगर आप सही जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले बच्चों को MLA MP नहीं बनाओगे तो गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग सदन पे कब्जा कर लेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो होता जा रहा है। वो समस्या का हल एक ही है कि जनता को वोट के प्रति अलर्ट किया जाए, जागृत किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए थे, जिसे आप भारत को जोड़ने की यात्रा बता रहे हैं। मैं तो इसे एक नेता की ब्रांडिंग की यात्रा समझता हूं, क्योंकि एक नेता है जो टी-शर्ट में इस कड़ाके की सर्दी में, कल एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, 4 डिग्री टेम्परेचर पे आप एक छोटे बच्चे को चंद्रशेखर आज़ाद बना के उसने एक सिर्फ धोती पहन रखी थी 4 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये तो एक नेता की ब्रांडिंग होगी ना, राहुल गांधी की ब्रांडिंग है। देखिए, ये आप लोगों को कंटेंट उठा के लाना है। निश्चित रूप से अगर सर्दी का मौसम है और ये कपड़े हम लोगों ने विज्ञान ने उपलब्ध कराए तो इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं, मेरा सुनिए, वो जो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उनकी ब्रांडिंग हो, लेकिन उससे मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। त्वचा की जो नैसर्गिक क्षमता है वो नष्ट होती है, ये निश्चित बात है। आप अगर गर्मी में तेज धूप में खड़े रहोगे तो भी त्वचा की जो नैसर्गिक क्षमता है रिसीव करने की पावर को, वो नष्ट होती है। ये बात सच है। जीवा जो है स्वाद बताती है, आँख देखती है, कान सुनता है, नासिका श्वास प्रश्वास दुर्गंध सुगंध सब बताती है। जीवा स्वाद बता रही है, स्किन मौसम का एहसास कराती है। तो ये इस ब्रांडिंग के मैं सहमत नहीं हूँ। राहुल जी को कपड़े पहनना चाहिए, ठंड से बचने के लिए निश्चित पहनना चाहिए। संवेदनाओं को अगर आप मार देंगे, संवेदनाओं को मार देंगे तो ना तो आपके अंदर दया रहेगी, ना करुणा रहेगी, ना प्रेम रहेगा, ना भावना रहेगी। एक अच्छे इंसान कैसे बनोगे आप? हमारे यहाँ योग में हम सिखाते हैं कि शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखो। ये शरीर और विचार ये सबसे ज़्यादा पता है किसको प्रभावित करते हैं? प्राण को। आप सोच रहे हो मैं एक बुरा आदमी हूँ, आपके शरीर की स्थिति अलग हो जाएगी। आप सोचेंगे मैं एक अच्छा आदमी हूँ तो शरीर की स्थिति अलग होने लग जाती है। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि आप पिछले लगभग 3.5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप भी उनके समर्थन में गए थे, तो आपका समर्थन? मैं नहीं, उस राजनीतिक समर्थन देने नहीं गया हूँ मैं। आप समझिए, मैं कांग्रेस BJP का वर्कर नहीं हूँ, ना उनका प्रचारक हूँ। मैं शुद्ध रूप से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। मेरा धर्म है समाज को जगाना। भारत जोड़ो यात्रा एक अभिनव प्रयोग है। एक लड़का 25 किलोमीटर चलता है, अपनी शक्तियों को देखता है और फिर ये कहता है कि भाई देखो, ये देश जो है विभिन्नता में एकता का स्वरूप है इसका। और मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा सोशलॉजी में कि भारत जातियों का अजायब प्रयोग में लाखों करोड़ खर्च भी हो रहे हैं रोज। नहीं, देखिए, खर्चा तो ये राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए कर रहे हैं ना, पर उसमें से मुझे तो अच्छा ही खोजना है ना, मुझे उसमें से बुराई थोड़ी खोजना है। अब नरेंद्र भाई के शासन में से मुझे अच्छा ही खोजना है, तो उसकी अच्छाई क्या है वो मैं मेरी दृष्टि से देखूंगा। फिर आप नाग कंपनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि उसने जो भी किया उसमें कोई ऐसा स्वरूप नहीं दिखा जिसमें हमारा संविधान बड़ा होता हो। संविधान को कमजोर किया जा रहा है, तो इससे हमारे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए उन कमियों को मैं उजागर करूंगा। वो सत्ता में है और राहुल सत्ता में नहीं, उसकी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन वो जो काम कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। और इनकी बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये सुधर जाए तो ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारा क्या इनसे संघर्ष है? सवाल लेता हूँ मैं आपसे। भारत एक सेकुलर देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है आपको। आप जो जिस धर्म में आस्था रखते हैं आप उसे मान सकते हैं। फिर भी इस देश में अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है वो चलती रहती है। हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाया जाता है और इनका टकराव भी अधिकतम देखा जाता है। इस पर क्या कुछ याद है? लेकिन ये तो इतिहास है ना। 1947 में क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। और विभाजन किस आधार पे हुआ? कि वो एक जाति विशेष का राष्ट्र बनेगा। अपना छोटा भाई अलग हो गया, उसने कहा मैं इस्लामिक राष्ट्र बनूंगा। तो भारत के बारे में क्या तय हुआ कि
कि सेकुलर राष्ट्र बनेगा। उसी दिन तय हो गया था ना। सेकुलर और है, उसी- आपको क्या लगता है सेकुलर है भारत? अरे जब हमने भारतीय संविधान को आत्मसात कर लिया तो अब ये सारा सिस्टम बनाया ना, लेकिन ये सारा सिस्टम जो खड़ा होता है वो आपके हमारे वोट से खड़ा होता है। तो जब तक जनता पेट की बजाय दिमाग से नहीं सोचेगी, वोट का इस्तेमाल करना नहीं सीखेगी, तब तक एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा।